आज जो हमारा टॉपिक है वो वक्फ संशोधन कानून को लेकर है। वक्फ कानून के बाद लगातार जो विरोध देखने को मिल रहा है, उसके बाद सवाल ये कि कौन है जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है और कौन है जिसका वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद लगातार खून खौल रहा है, जिसे देश की संसद ने बनाया, जिस पर संसद की मोहर भी लग चुकी है। उस कानून पर बवाल अभी भी थम नहीं रहा। वक्फ कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन के लिए लोगों को उकसाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, मुसलमानों को भड़काने का काम हो रहा है। फिलहाल भड़काने का ये काम पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने किया है। उन्होंने वक्फ कानून को लेकर कोलकाता को ठप तक करने की धमकी दे दी है, मुसलमानों को सड़कों पर बैठने के लिए उकसाया है और इसका असर भी आज साफ तौर पर नजर आया। कोलकाता में जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों की संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है। वहीं सिर्फ यहां तक नहीं बल्कि मुंबई और लखनऊ में भी वक्फ कानून के खिलाफ जो विरोध में लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। सवाल अब ये कि क्या सियासी फायदे के लिए मुसलमानों को भड़काने का काम हो रहा है और क्या सिर्फ मोदी विरोध में वक्फ कानून का विरोध हो रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। कई खास मेहमान भी मेरे साथ में इसको लेकर जुड़ने वाले हैं। एक रिपोर्ट उससे पहले दिखाएं, उससे पहले आप सुनिए जरा पश्चिम बंगाल में मंत्री के जरिए कैसे मुसलमानों को खास तौर से भड़काने की कोशिश हुई है, उसका असर भी देखा गया। सुनिए क्या कहा। কলকাতাকে যদি বলতাম জ্যাম করব তো 50টা জায়গায় 2000 করে বসে যেতাম, সেটা এখন হয়নি, পরে কিন্তু হবে। বলে করব বলে প্রথমে জেলাকে একটু টাইট করি, তারপরে কলকাতার 50টি জায়গায় 10,000 হলে কত লাগবে, বাস এরা আসবে কলকাতায় বসে চিড়ে গুড় পানি বাতাসা মুড়ি খাবে আর একটু বসবে। কলকাতাকে যদি বলতাম জ্যাম করব তো 50টা জায়গায় 2000 করে বসে যেতাম, সেটা এখন হয়নি, পরে কিন্তু হবে। বলে করব বলে প্রথমে জেলাকে একটু টাইট। जुमे की नमाज के बाद शहर शहर विरोध का बवंडर उठा। विरोध वक्फ कानून का, विरोध सरकार का और विरोध की आवाज बंगाल से लेकर बिहार, यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक बुलंद होने लगी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में नमाज के बाद बड़ी संख्या में मुसलमानों ने हाथ में तख्ती लेकर वक्फ कानून का विरोध किया। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर मुसलमानों ने वक्फ कानून के विरोध में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। इसके अलावा मुंबई में AIMIM नेताओं कार्यकर्ताओं ने वक्फ कानून को लेकर विरोध जताया। राजस्थान के जयपुर में भी AIMIM के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, वक्फ कानून के खिलाफ हल्ला बोल दिया। काला कानून मोदी सरकार लाई है, उसके खिलाफ आज हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है और हमारे यहाँ ये पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रहेगा देश भर में। मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 16 को सुनवाई होने वाली है, लेकिन हमको संविधान ने अधिकार दिया है कि हम कानून अगर नहीं मानते, काला कानून है, ये मुसलमानों के राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन में इंटरफेरेंस है या संवैधानिक है, संविधान का गला घोटा जा रहा है मोदी सरकार द्वारा। तो हम चाहते हैं कि फौरी तौर से ये कानून वापस लिया जाए। सड़कों पर उतरकर विरोध जताकर AIMIM ने वक्फ कानून को वापस लेने की मांग की, लेकिन विरोध के बीच मुसलमानों को भड़काने का खेल भी शुरू हो गया। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी वक्फ के नाम पर भड़काने लगे। 10,000 लोगों को इकट्ठा कर कोलकाता को ठप करने की धमकी देने लगे। কলকাতাকে যদি বলতাম জ্যাম করব তো 50টা জায়গায় 2000 করে বসে যেতাম, সেটা এখন হয়নি, পরে কিন্তু হবে। বলে করব বলে প্রথমে জেলাকে একটু টাইট করি, তারপরে কলকাতার 50টি জায়গায় 10,000 হলে কত লাগবে, বাস এরা আসবে কলকাতায় বসে চিড়ে গুড় পানি বাতাসা মুড়ি খাবে আর একটু বসবে। वक्फ के नाम पर ममता के मंत्री भड़काने लगे, मुसलमानों को उकसाने लगे, बरगलाने लगे।
तो बीजेपी भड़क उठी। ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण के आरोप मढ़े, हिंसा फैलाने के आरोप लगाए और ममता सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। और ममता बनर्जी चाहती है कि मुसलमान इतना आतंक मचाएं कि हिंदू डरा हुआ अपने को महसूस कर रहा है और डरा हुआ महसूस कर रहा है। वक्फ कानून पर सियासी घमासान बढ़ने लगा, तब बीजेपी ने बड़ा प्लान तैयार किया। प्लान मुसलमानों को समझाने का, प्लान वक्फ कानून भ्रम दूर करने का। इसके लिए बीजेपी ने वक्फ जागरण अभियान चलाने का फैसला किया। इस अभियान के लिए बीजेपी नेताओं की एक टीम गठित की। वक्फ जागरण अभियान चलाने के लिए देश भर में हर प्रदेश के संयोजक और सह संयोजक बनाए। बीजेपी के अल्पसंख्यक नेता मुस्लिम समाज के बीच जाकर बताएंगे कि नए कानून का असर पुरानी वक्फ प्रॉपर्टी पर नहीं पड़ेगा और न ही वक्फ संपत्ति के डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। वक्फ कानून की वजह से अब भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके बावजूद वक्फ पर विरोध की सियासी आवाज थम नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है वो नफरत भरा है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नकारात्मक है और जब जब अपनी नाकामी उन्हें छिपानी होती है तो कोई ऐसा फैसला लेते हैं जिससे लोगों का ध्यान बढ़ जाए। ध्यान बढ़ने के साथ साथ समाज में कैसे हम खाई खोदें उस दिशा में काम करते हैं। वक्फ कानून पर विरोध की सियासत जारी है, लेकिन सवाल ये है, नए कानून से विपक्ष और मौलानाओं को परेशानी क्यों है? क्या सिर्फ मोदी विरोध में नए वक्फ कानून का विरोध किया जा रहा है? और सवाल ये भी कि आखिर वक्फ का बवाल कब थमेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अकेला पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश, यूपी से लेकर जम्मू कश्मीर, अलग अलग हिस्सों में विरोध हो रहा है। और वो भी तब हो रहा है जब संसद से ये बिल पास हो गया और कानूनी शक्ल इसे दे दी गई है। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं, इसको लेकर बात हम करेंगे। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला मेरे साथ में है, बीजेपी के प्रवक्ता। शुभांश राय मेरे साथ में है, प्रवक्ता कांग्रेस। फाजिल अहमद मेरे साथ में है, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर जुड़े हुए हैं। मनमोहन झा AIMIM के नेता हैं। आलोक मेहता सर थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर ITV ग्रुप। आप सभी का इंडिया न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत। जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल पहले लोकसभा फिर राज्यसभा से पास हुआ, फिर राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी, इसको लेकर अगर मैं पूछना चाहूं कि आज ये विरोध क्यों हो रहा है, फाजिल अहमद जी मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। अब संसद होता है कानून बनाने के लिए, संसद होता है चर्चाएं करने के लिए। वहां चर्चा भी हुई, वोटिंग भी हुई और उसके बाद में वोटिंग के बाद इसे कानूनी शक्ल दे दी गई। फिर आज विरोध क्यों और क्या बेस है, क्या आधार है इस विरोध का? पार्लियामेंट में ये बिल अंकों के आधार पर भले पास हो गई हो, लेकिन न तो जेपीसी में विपक्ष की बात सुनी गई और न लोकसभा में सारे सांसदों ने बहुत सारे सुझाव, बहुत सारे तर्क रखे, लेकिन सरकार ने एक को भी नहीं माना। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो आप कहेंगे वही सही है? लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यदि विपक्ष के लोग अपना कुछ बातें रख रहे हैं, उसको भी जरूर इस बिल में शामिल करना चाहिए। लेकिन ये तो वही पोटा कानून के तहत जब पास हुआ था उसी तरह इसको भी पास कर दिए। और जिस तरह किसान बिल को धोखे से पास कर दिया, ड्राइवरों का बिल पास कर दिया, बट जेपीसी में तो विपक्ष के लीडर्स को भी रखा गया था ना। क्या करें? मैं कह रही हूँ जेपीसी में तो विपक्ष के लीडर्स को भी रखा गया था ना, वहां मौका था बोलने का। उनका कोई सुझाव लिया नहीं गया ना। अच्छा। कोई सुझाव पे चर्चा नहीं हुई उनके। कोई जिस नियत से विपक्ष ने जेपीसी की मांग की थी, जेपीसी सुना ही नहीं, तो फिर क्या करते उस पर? आप अगर मन बना लीजिए कि हमको सुनना ही नहीं है, अगर राजा बहरा हो जाए तो आवाम क्या करेगी? फिर किससे अपनी बात कहेगी? अच्छा, इससे पहले तो यही होता रहा ना। अच्छा, मैंने मान लिया आपने कहा कि विपक्ष का कुछ सुना नहीं गया। अब नंबर्स ये कहते हैं कि सरकार के पक्ष में जा रही हैं चीजें, और इससे पहले भी हमेशा यही होता आया है। कोई भी विधेयक होगा, उस पर चर्चा होगी, उस पर वोटिंग होगी, बहुमत में जहां चीजें जाएंगी फिर वो कानूनी शक्ल ले लेगा। ये पहली बार तो नहीं हुआ। किसान बिल पे भी इन लोगों ने जबरदस्ती बहुमत पास कराया था, और ड्राइवरों के लिए भी कानून आया था, और चंदा लेने के लिए भी कानून आया था।
जो बीफ कंपनियों से इन लोगों ने चंदा लिया था, वो सब कानून भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, कुछ सरकार ने वापस लिया। उसी तरह इस कानून को भी सरकार वापस लेगी जब ये बिल जन विरोधी अच्छा, है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये जन विरोधी बिल है और इस्लाम विरोधी है, ठीक तो है, हमारे पास आप कह रहे हैं सदन जन में विरोधी अगर बिल है हमारी और बहुमत नहीं इसीलिए है, लगातार ये विरोध हो रहा है और अब सरकार को इसे वापस लेना होगा। तो विरोध डॉक्टर करना तो हिमांशु हमारा शुक्ला जी, संवैधानिक अधिकार है ना। ठीक है, ठीक है, विरोध करना संवैधानिक अधिकार है, लेकिन हंगामा करना, हिंसा करना ये अधिकार नहीं है। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला जी, हिंसा तो भाजपा के लोग कर रहे हैं, ठीक है, हिंसा तो 32 लोग पकड़े ठीक गए हैं है, वहां बंगाल बहुत के से अंदर। सवाल आपने बीजेपी की भाजपा के तरफ, लोग हिंसा कर रहे हैं, बहुत से वो सवाल किसी आपने तरह से बीजेपी भी- की तरफ पूछ लिए हैं। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला जी जवाब देंगे। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला, यहाँ फाजिल अहमद जी ये कह रहे हैं कि यहाँ विपक्षी लीडर्स को ना तो जेपीसी में सुना गया, ना सदन के भीतर सुना गया, और अब सड़कों पर उतरकर ये जो विरोध हो रहा है ये एक रास्ता है कानून को वापस कराने का। और इससे पहले जो एग्जाम्पल दिए हैं वो आपने सुना ही होगा, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहूंगा, जो फाजिल जी की मैंने पूरी बातचीत सुनी, क्या मेरी आवाज साफ आ रही है आपकी साफ? जी, फाजिल जी की मैंने पूरी बातचीत सुनी और मैं ये कहना चाहूंगा, मेरा ये राय है कि इस्लाम जो है बहुत पाक है ना, बहुत एक धर्म बहुत अच्छा है और उसमें जो है ये सिखाया गया है, मतलब जितना मेरी नॉलेज है कि किसी से छीनना नहीं चाहिए, हमेशा जो है दान करना चाहिए, गरीबों के लिए भला करना चाहिए, गरीबों का भला करना चाहिए, लोगों का भला करना चाहिए, जिनको जरूरत है उनको देना चाहिए, और किसी का छीनना नहीं चाहिए, चोरी चकारी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मेरे डॉक्टर फाजिल जी भी मेरी बात से मानते होंगे। तो इस संशोधन में हमने ऐसा क्या कर दिया है, इस संशोधन में बस यही नया आया है कि जबरदस्ती से कोई भी जमीन जो छीनी जा रही है, वक्फ मतलब जो जमीन अल्लाह के नाम को दी गई है, तो अगर कोई जमीन अल्लाह के नाम को दी गई है तो या तो किसी ने दान दी है, या तो मेरी जमीन है मैंने दान कर दी है, तो वो तो चलो अच्छी बात है। लेकिन कुछ जमीनें जो दान नहीं की गई हैं, जो कुछ मतलब गैर धार्मिक लोग हैं, मैं कहूँ कुछ गड़बड़ लोग हैं, अगर वो उस पर कब्जा कर लेते हैं और उसमें वक्फ का नाम लेते हैं, तो ऐसे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए किया गया है। तो इस संशोधन को जो किया गया है वो मुस्लिम धर्म के सम्मान में किया गया है। तो पहली मेरी बात जो है, जब अल्लाह ताला की सारी टीचिंग को रख के हमने ये संशोधन किया है, तो ये एंटी इस्लामिक कैसे हो सकता है? ये तो प्रो इस्लामिक रूल है। अरे भाई, जो आपके धर्मों में सिखाया गया है, हमने तो उसी के बिना पे किया गया है। और दूसरी बात उन्होंने की है कि कोई आया नहीं विरोध करने, तो कोई ऐसा नेता का बयान आया नहीं कि भाई हमने जेपीसी में ऐसी बातें रखी गई थी और सुनी नहीं गई। अगर कोई ऐसा नेता बोला है तो आप बताइए मुझे। और नया कानून जो आया है उसमें मुस्लिम समाज की भी जो सर्व जातियां हैं, अलग अलग जातियों में बांटे गए हैं। पहले ऐसा होता था कि जो कुछ जातियां हैं, जैसे पसमंदा समाज है या और अन्य जातियां हैं, इनको मतलब ये बोर्ड के मेंबर नहीं बन सकते थे। तो अब जो है नए में इनको भी जगह मिलेगी, इनको भी इज्जत मिलेगी। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ साजिश कर दी आपने। नहीं, इसमें साजिश फाजिल साहब बताए ना, वो बोल तो रहे हैं फाजिश ये कर लिया, एंटी इस्लामिक है, दंगे वो करते हैं। हाँ। ये तो वेग बातें कर रहे हैं। अरे कोई तो एक ढंग की बात ऐसे बताए कि समस्या है। हम तो यहाँ पे प्रेम से आए बात करने के लिए, हम इतने मोहब्बत से फाजिल साहब से बात करें, नफरत तो आप फैला रहे हैं भाई साहब। कितने प्रेम से मैंने पूरा समझा दिया। ठीक है, मनमोहन झा जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं AIMIM की तरफ से। मनमोहन जी, सीधे सीधे असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ साजिश है और मुसलमानों के खिलाफ ही सरकार फैसले करती है। ऐसा क्यों लगा उन्हें, जबकि अभी हिमांशु जी तो बहुत से प्लस पॉइंट गिनवा रहे हैं। कितनी अच्छी बात है कि मेरा नेता सीधे सीधे बात करता है, घुमा के बात नहीं करता। आप भी सीधे ही कीजिएगा। मेरा नेता सीना ठोक करके कहता है कि ये बिल इस्लाम के खिलाफ है। मेरा नेता सीना ठोक के कहता है कि ये बिल मुसलमानों के साथ फैलाने जंग है। अगर नहीं है, जेपीसी के आप गठन करते हो, जेपीसी में विपक्ष के सांसदों को रखते हो, उसके सुझाव को आप स्वीकार नहीं करते। आपके एनडीए के जो पार्टियां हैं, जो आपको सुझाव देता है उसे तो आप अमली जामा पहनाने का कार्य करते हो। क्या बात है? तो क्यों ना हो प्रोटेस्ट, क्योंकि संविधान हमें ताकत देता है, संविधान हमें वो अधिकार दिया है कि जब भी कोई सरकार तानाशाही रवैया अपनाएगा तो जनता अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से। लेकिन सरकार ये कहती है, बीजेपी ये कह रही है कि आज तक कौन से गरीब का हित कर दिया, कौन से गरीब के फेवर में कोई फैसले हो गए। ये वक्फ बोर्ड सिर्फ चंद लोगों की जेबें भरने के लिए और उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए ही था। ऐसा है ना, जब बगुला कहे कि मैं मछली खाना छोड़ दिया, तो क्या उस तालाब का मछली बगुला के नजदीक आना प्रारंभ कर देगा?
असंभव है। तो भारतीय जनता पार्टी सदैव से मुसलमानों को टारगेट करता हो, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कपड़ों से देखकर पहचानने की बात करते हो, हमारे प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र और भैंस खोल के ले जाने की बात करते हो, अचानक उनका हृदय परिवर्तन, अचानक महात्मा बुद्ध हो गए वो, अचानक महावीर भगवान 24 देखिए अभी रमजान में किट तो बांटी गई थी। आप लोग कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ साजिश है, अभी रमजान में तो किट बांटी गई थी, बहुत से जरूरी सामान थे उसमें। वो ऐसा ना, भारतीय जनता पार्टी बड़े चतुर पार्टी है, बड़े आसानी से किसान बिल जब आया था, इनके प्रवक्ता जब किसान बिल आया था तो इनके प्रवक्ता उनका गुणगान करते नहीं थकते थे, और जब बैकफुट पे आई सरकार तो बड़ा हंसी आया हम लोगों को कि देखो वही प्रवक्ता है जो डिफेंड कर रहा था, आज वही प्रवक्ता कर रहे, नहीं बहुत बढ़िया। तो ये भारतीय जनता पार्टी। अच्छा ये बताइए, बार बार जब किसान आंदोलन का जिक्र कर रहे हैं और ये जो अभी हम देख रहे हैं वक्फ संशोधन बिल के विरोध में जो लोग सड़कों पर आ गए हैं, क्या अब आप किसान आंदोलन की तरह कोई बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं क्या? मतलब उसकी तैयारी है क्या? निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से आंदोलन होगा। अच्छा। और ये तो अभी आप देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आह्वान किया था, हमारी पार्टी भी महाराष्ट्र की धरती पे आपको संवैधानिक रूप से प्रदर्शन करने का कार्य किया है। बहुत जल्द हिंदुस्तान के हर जिले में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता जिला अधिकारी महोदय के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेगा, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन देने का कार्य करेगा, और हमें माननीय न्यायालय पे भरोसा है कि जो जनता की आवाज है उसको वो जरूर सुनेंगे। ठीक है, अब आप अपनी अपनी बात कर चुके हैं, मुझे लगता है कि मुझे अब कांग्रेस के मेहमान को भी सुन लेना चाहिए। और जिस तरीके से शुभ्रांश रॉय जी, अब जिस तरीके से अभी रिएक्शन सामने आ रहे हैं और लोग सड़कों पर आ रहे हैं, कुछ लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चूंकि नरेंद्र मोदी सरकार में ये बिल आया है तो बस आप गाहे बगाहे बस इसका विरोध कर रहे हैं, आप लोग ये नहीं देख रहे कि वाकई ये फायदेमंद होगा, खासतौर से गरीब तबके के लिए फायदेमंद होगा। रचना, पिछले 10-15 मिनट से आपकी चर्चा में नरेंद्र मोदी और उनकी बिल और उनकी उपलब्धियां आई थी। किसान आंदोलन का कृषि बिल भी नरेंद्र मोदी लाए थे, 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने उस बिल को वापस लिया। वो बिल नरेंद्र मोदी की सोच के ऊपर काला दाग है, आप उसकी चर्चा न कर पाए वो अलग बात है, तो उसका दुष्प्रभाव किसान आंदोलन का तो जिक्र बार-बार हो ही रहा है। प्लीज। अब दूसरी इंपॉर्टेंट, आप बार बार जो जेपीसी कर रही थी, देखिए ऐसा है ना कि जब पीछे से पैकेज कुछ चलता है, जेपीसी के अंदर 400 से ज्यादा संशोधन कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दिया था। अगर जगदम्बिका पाल और भारतीय जनता पार्टी को कोई भी संशोधन नहीं सुनना और सरसरेवार से सब कुछ खारिज कर देना है, तो उस जेपीसी जैसे शब्द को सरकार और उसके चाहने वाले न ही जिक्र करे तो बेहतर है। हम लोकतंत्र में रहते हैं, संविधान हमारी आत्मा है। आपने लोकसभा और राज्यसभा में पास करके राष्ट्रपति महोदया से साइन कराकर कानून तो बना लिया है, लेकिन हम आज भी उसका विरोध कर रहे हैं, सड़क से लेकर कोर्ट तक। हम इसके विरोध में सर्वोच्च न्यायालय में भी जाएंगे और जहां जहां इसका विरोध हो सकता है करेंगे। अब आपका एक सवाल था कि कुछ चंद लोग, बिल्कुल आप सही कह रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच चंद लोगों तक सीमित। हमने इसके 2 उदाहरण मैं आपको देता हूं। अभी आपने कुंभ देखा था ना, दुनिया का सबसे बड़ा कुंभ हुआ, सबसे भव्य स्नान हुआ, 60 करोड़ लोगों ने नहाया, वीआईपी लोगों के लिए अलग व्यवस्था थी, उनके लिए हुटर की गाड़ियां लगी होती थी, और आम जनता जो है भीड़ में कुचलकर मर गई और किसी ने चर्चा तक नहीं किया, कभी पुल टूटने के नाम पे, कभी भीड़ के नाम पे, क्योंकि नरेंद्र मोदी और उनके दोस्त, उनका संबंध सिर्फ अमीर और सूट बूट वाले लोगों से है। उसी तरह से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, आपने देखा था नरेंद्र मोदी के अमीर दोस्त और सूट बूट वाले दोस्त मौजूद थे, साधारण जनता उसमें नहीं थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी का उद्देश्य जो है सुपर प्रिविलेज लोगों के साथ है। तो जब सुपर प्रिविलेज का नाम लेकर आप कोई भी संस्थान और व्यवस्था में बदलाव करते हैं तो देश की आम जनता उसका विरोध करती है। वक्त में भी ऐसा ही हो रहा है। एक व्यवस्था जिसमें आप एक तरफ तो कहते हो कि अब इसके अंदर कोई बदलाव नहीं करेंगे, 2024 तक जो कुछ है एज यूजुअल चलेगा, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के अखबार, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी टेलीविजन लिमिटेड के न्यूज चैनल शाम को चर्चा करते हैं 98% प्रॉपर्टियों को जब्त कर लिया जाएगा, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और झूठ का प्रोपेगेंडा क्या चलाते हैं कि पार्लियामेंट पे आप क्लेम कर रहे हो। महोदय, अगर पार्लियामेंट पे क्लेम होना होता तो 7 नवंबर 2019 को उस समय के तत्कालीन अल्पसंख्यक मंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह कहा था
कि वक्फ की 100% प्रॉपर्टी डिजिटल हो चुकी है। तो जब 100% प्रॉपर्टी डिजिटल हो गई है तो ये क्लेम कौन करता है? मुझे लगता है कि ये क्लेम वो लोग करते हैं जिनका संबंध नरेंद्र मोदी आरएसएस की शाखाओं से है, जो मुसलमान का चोंगा पहनकर टेलीविजन पे बैठते हैं और इस देश के भाईचारे को खत्म करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब तक ऐसे लोग हैं तब तक इस गंगा जमुनी तहजीब जो है वो शांत और सुरक्षित नहीं रह सकती। और नरेंद्र मोदी का जो एजेंडा है कि कुछ भी लूट लो, उसके ऊपर चर्चा होगी तो हिंदू मुसलमान हम आगे कर देंगे, कुछ भी महंगाई बढ़ा दो, कोई भी टैरिफ लग जाए, 2 रुपए 4 रुपए 50 रुपए सिलेंडर पे बढ़ जाए, उसके ऊपर हम हिंदू मुसलमान कर देंगे। तो नहीं मैडम, हिंदू मुसलमान के नाम पे ये आधुनिक भारत अब नहीं जगे सोचेगा। हम जग चुके हैं, हम नरेंद्र मोदी की नीतियों का विरोध कर रहे हैं और ये विरोध जारी रहेगा। अच्छा, ये डिबेट में ही जारी रहेगा कि डिबेट के बाहर भी जारी रहेगा? आप बहुत देर से सुन रहे थे, बोल रहे थे और मैं सुन रही थी। मैं शांति से इसलिए सुन रही थी कि मुझे जो मेरे सवाल करने हैं उनके जवाब भी आप देंगे। आप कहते हैं कि हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश हो रही है, आप कह रहे हैं कि ये साजिश हो रही है, माना कि हो रहा है, लेकिन इसे रोकने का काम किसका है? क्या विपक्षी लीडर्स का काम नहीं है? क्या आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे? और आवाज उठाएंगे तो क्या वो आंदोलन के रूप में ही होगी? बिल्कुल आपने सही सवाल किया रचना। इसको रोकने की जिम्मेदारी देश के प्रथम व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी की होती है, क्योंकि वो सरकार के मुखिया हैं। पहली बात आप सुनिए, विपक्ष सड़कों पे कब उतरता है? जब उसकी मांग संसद में नहीं मांगी गई है तब हम सड़कों पे आते हैं, क्योंकि संविधान ने हमें अधिकार लेकिन दिया अगर है। एक लॉजिकली बात मैं आपसे करूं, शुभ्रांश जी मेरी बात सुनिए, शुभ्रांश जी मेरी बात सुनिए। यूपीए सरकार जब रही और लंबे वक्त तक रही तब भी तो यही होता था ना, नंबर्स के आधार पर कोई भी कानून बनते थे, बिगड़ते थे, तब भी इसी तरह एक तरफा फैसले होते थे। वो सब नंबर्स का गेम होता है कि सदन में क्या पास होना है, क्या फेल होना है। ये मानते हैं आप? नहीं रचना, सुनिए नहीं रचना, ऐसा फैसले नहीं होते हैं। मैं आपके साथ आलोक मेहता जी बैठे हुए हैं और मैं आपके माध्यम से आपके पीसीआर से आग्रह करूंगा, 2014 से पहले का कोई एक ऐसा फैसला बताइए जिसमें जेपीसी 50 से ज्यादा बार बैठी हो, उसकी मीटिंगें हुई और उनकी मांग को एक तरफा खारिज कर दिया गया है। कोई एक रेफरेंस आप लाकर अगले 15-20 मिनट आधे घंटे के शो में मैंने बात ये की, मैंने बात और मैंने आप सबको इसीलिए सुना, सुनिए ना, मैंने आप सबको पहले इसीलिए सुना क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आलोक मेहता सर हैं और दशकों की पत्रकारिता, मतलब जो आप कह रहे हैं ना, उन्होंने आज की, इससे पहले की और दशकों की पत्रकारिता देखी है और सरकारें बनते बिगड़ते बदलते उन्होंने देखी है। आपने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं आलोक मेहता सर से ही पूछ लेती हूँ। नहीं, एक मिनट रचना, पॉइंट आप, एक मिनट रचना, आप पॉइंट के बाद आलोक मेहता जी के पास जाइएगा। उन्होंने सरकारें बदलते देखा है, लेकिन सरकारों के दौरान विपक्ष के लोगों की बातों को नजरअंदाज करते उन्होंने नहीं देखा है। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जेपीसी तब भी बैठता था, तब भी विपक्ष अपनी मांग रखता था, अपनी बात रखता था और पार्लियामेंट जो देश का मंदिर है जहाँ 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के भविष्य का निर्माण होता था, वहाँ सबकी बातें सुनी जाती थी। एक तरफे फैसले नहीं होते थे कि 10 बजे आपने रिपोर्ट दिया और शाम के 8 बजे तक आपने ताली पीट करके बिल पास कर लिया। ऐसा नहीं होता था। ये तानाशाही है या तानाशाही का दूसरा रूप आप इसे कह लीजिए। ठीक, अब एक वरिष्ठ पत्रकार को सुन ले हम। कोर्ट से लेकर सड़क तक करेंगे। ठीक है, आपने कहा ठीक है, आप संसद से लेकर सड़क तक और कोर्ट तक हर जगह आप प्रदर्शन कीजिए, वो आपकी आजादी है। अब आलोक मेहता सर से मैं समझूं, और उससे पहले ये भी बता दूं कि जो बीजेपी के नेता हैं और मेहमान हैं वो हमेशा से ये कहते आए हैं कि आपकी सरकार में, यानी कि यूपीए की सरकार में तानाशाही चलती थी, भ्रष्टाचार चलता था और इमरजेंसी भी उसी वक्त में लोगों ने देखी है, जिसका आज भी जिक्र होता है, उल्टा तंज और कटाक्ष किए जाते हैं। आलोक मेहता सर, से बड़ा भ्रष्टाचार आज तक नहीं हुआ। ठीक है, 3 महीना पार्लियामेंट बंद किया है। ठीक है, आलोक मेहता सर बोलेंगे। मैंने आप सभी को सुन लिया, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को मैंने सुन लिया। नहीं, थोड़ा सा डिग्निटी मेंटेन कीजिए। हम सब में सबसे ज्यादा सीनियर है, और मुझे लगता है निष्पक्ष तरीके से आलोक मेहता सर इस पूरी सिचुएशन को समझा सकते हैं। आलोक सर, क्या विपक्ष सिर्फ इसलिए हंगामा कर रहा है क्योंकि मुसलमानों में एक ये मैसेज पहुंचा दिया गया है कि ये जो बिल आया है ये आपके खिलाफ है, या फिर ये विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि ये नरेंद्र मोदी सरकार में पास हुआ है और इसका कनेक्शन सीधे मुसलमानों से है? आपको वजह क्या समझ में आ रही है? और ये जो आरोप प्रत्यारोप या आपने दोनों ही पक्षों का सुना है, आप क्या कहेंगे इस पर? रचना जी, मैंने सबका सुना और सब अतिथियों का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। शुभ्रांश जी ने अपना नाम भी मेरा लिया है, इसलिए मैं कहूंगा कि मेरी बात सुन ले। वो असहमत हो सकते हैं, मेरे परिवार के सदस्य मुझसे असहमत होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा ये कहना है कि देखिए, मैं इंदिरा गांधी के समय से देखता रहा हूँ। शाहबानो केस की चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वो बीजेपी करेगी तो आप कहेंगे वो राजीव गांधी के समय का था। मैं तो इंदिरा गांधी के समय से कांग्रेस के अधिवेशनों को कवर करता रहा हूँ 71 के बाद से।
इसलिए कांग्रेस में भी जब फैसले होते थे, चाहे अध्यक्ष का भी चुनाव हो और फिर चाहे उसको निकाल दिया जाए, ब्रह्मानंद रेड्डी, सीताराम केसरी, ब्रह्मानंद रेड्डी तब जब इंदिरा गांधी हारी थी, प्रतिपक्ष में था। और इंदिरा जी के भाषण आज भी मेरे पास सब रखे हुए डॉक्यूमेंट्स, आप आए तो कभी मैं या सरकार में भी कभी छापते थे, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है। वो यही कहती थी कि संसद में यदि प्रस्ताव पास होता है तो प्रतिपक्ष को उसको स्वीकार करना चाहिए। ये उनके कोर्स में अभी कल लेख लिखेंगे तो शायद हो सकता है मैं आपको यदि नंबर होगा तो मैं आपको भेज दूंगा, मैं सारा डिटेल देने वाला हूँ। प्रतिपक्ष की भूमिका, वक्त की जहां तक बात है, शाहबानो केस की तरह से न्यायालय के फैसले को भी कल न्यायालय फैसला कर भी दे कि वक्त पर जो बनाया गया है, जो संशोधन किया गया ठीक है, तो फिर से आप उसको बदल देंगे, क्योंकि राहुल गांधी तैयार है न्याय देने के लिए, फिर से बदल देंगे। बहुमत यदि आपका होगा तो हो सकता है 2-5 साल बाद आप बदल दें, वो मैं मानूंगा, लेकिन तब क्या न्यायालय का भी अपमान करेंगे? अभी से बता दीजिए। मेरी आपत्ति खाली इसलिए कि लोकतंत्र में अधिकार है संसद को पास होने का, न्यायपालिका को फैसला करने का और प्रतिपक्ष को विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का। मैंने 73 वो आंदोलन, नवनिर्माण आंदोलन में जाके तब भी देखा, जेपी आंदोलन देखा, और उसके बाद जितने आंदोलन है आम आदमी पार्टी तक, जब प्रणब मुखर्जी साहब उनको रामदेव जी को लेने के लिए भेजा जाता था, कहा जाता सोनिया गांधी के यहाँ से फोन आया है, हमारी मीटिंग छोड़कर मेरे साथ बैठे थे वो और गए कि रामदेव को बुलाना, भाई उनको तो एयरपोर्ट में जाना है। तो इतने दबाव में कांग्रेस के नेता ही मजबूर होते थे उन आंदोलनों से, और ऐसी स्थिति में आंदोलन से आपको सफलता मिल जाए, आप फिर से आ जाएं, हम लोगों की शुभकामना। तो अभी आप जो कह रहे चैनल, हमारे चैनल के कई बने बड़े वरिष्ठ लोग वो खुद कांग्रेस में भी रहे हैं, तो मेरा भी कोई पूर्वाग्रह नहीं है। मैंने कहा ना, मैं इंदिरा जी से इंटरव्यू तब किया जब पावर के बाहर थी। आप मुझे ले चलिए राहुल गांधी से 1-2 घंटे का इंटरव्यू हम इंडिया न्यूज पे दिखा देंगे, न्यूज एक्स पे भी दिखा देंगे, न्यूज एक्स वर्ल्ड पर दिखा देंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं, प्रतिपक्ष में रहकर इंटरव्यू नहीं देंगे, फिर कहेंगे सब खरीद लिए गए। वक्फ कानून पर यदि मुस्लिम नेता कहें तो वो बिके हुए हैं बीजेपी के, पत्रकार कोई बोले तो बिका हुआ है। भाई हमें तो कोई, जब मैं मुस्लिम के समर्थन में बोलता हूँ तो लोग मुझे कहते थे आपके समाजवादी, कुछ लोग ना समाजवादी ये नहीं, कुछ ऐसे लोग जो कांग्रेस में भी, अरे भाई ये कहीं आईएसआई से तो नहीं मिल गए। जनरल मुशर्रफ के समय में कुलदीप नायर, अजीत भट्टाचार्य जी, इंद्र मल्होत्रा जैसे संपादकों के साथ मैं भी गया, इसका मतलब मैं आईएसआई से मिल गया क्या? तो मुस्लिमों के साथ कांग्रेस की भी सहानुभूति है। इस बात का प्रमाण मुरादाबाद, जहां रॉबर्ट वड्रा रहते हैं, मैं आपको भेज दूंगा। आज ही मैंने सुबह इत्तेफाक से देखा, और किस तरह जामिया मिलिया के बच्चों ने 1 साल पहले बनाया कि इस हमारे पीतल के इस काम को हमारी बेटियों ने कैसे बढ़ाया है मोदी आने के बाद। वो मुझे समझ नहीं है, उनका घर में हमें रहने की उतनी जगह नहीं है, पद्मश्री मिल गया उनको, उनके पास सम्मान रखने की जगह नहीं है। मुसलमानों को जितना न्याय मिला है, जितने घर मिले हैं, वैसे हिंदुओं को मिले हैं। लेकिन आप तो जाति बांट रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूं, आप जाति पर मत बांटिए, आप धर्म पर मत बांटिए, आप जनता के हितों में अवैध कोई भी काम हो, मंदिर हो, दिल्ली में अभी रेखा गुप्ता आई हैं, उन्होंने मंदिर तोड़वा दिए। जबलपुर में शिवराज सिंह के समय में 800 मंदिर तोड़े हैं, मैंने आउटलुक में छापा है। इसलिए आप लोग ये मत कहिए गलत काम, अवैध। उज्जैन में 68-69 में एमएन बुच थे, मस्जिद को एक हिस्सा तोड़ करके गोपाल मंदिर के सामने का दरवाजा बनाया गया। आज की बात नहीं है, इसलिए ये मत कहिए। इतिहास को यदि बात करते हैं तो कांग्रेस आप पार्टी प्रदर्शन करिए, आप विरोध करिए, वो सबका काम फिर करते सत्ता में आ थे, जाइए, कानून से जनता काम साथ करते तो थे। आज दे देगी आपको। अभी तो केवल इसलिए इसमें तो प्रदर्शन हो कांग्रेस रहे को- हैं कांग्रेस को क्योंकि आपको नंबर देना महाराष्ट्र चाहिए ना कि में कांग्रेस जो है, मुंबई महानगर पालिका फाजिल अहमद बीच में मत बोलिए प्लीज, आपके बीच में कोई नहीं बोल वारिस रहा था। पठान इसलिए जीते हैं, वारिस पठान इसलिए मैदान में उतरे कि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में लाभ मिले। हमारी शुभकामनाएं, वो जेल जाएं, फिर से जीत के आ जाएं। आम आदमी पार्टी फिर से जेल जाके फिर वापस जीत के आ जाए। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि आप जो आंदोलन है, जनता जो गरीब मुस्लिम है वो आपके साथ नहीं है, आपके साथ जो लोग इकट्ठे करके ले आते हैं वो हैं, जिनको भड़काया जाता है, गरीब मासूम लोगों को, महिलाओं को जैसे कहते हैं बंधक बना करके ले आते हैं, उनको भड़का करके धर्म के नाम पर उनको धोखा दे करके, और उसी को मुंबई बम कांड, अभी तो राणा आया है, दाऊद इब्राहिम के कनेक्शन किनके साथ थे? पार्टी के नाम नहीं ले रहा हूँ, बड़े शीर्ष नेता है। भाजपा के लिए भी लागू होता है ना, ये तो ठीक है, VHP और भाजपा के लिए भी लागू ठीक होता है, ठीक है। आलोक सर का कहने का मतलब ये है, वो भी तो लाते हैं। आलोक सर का कहने का मतलब ये है, तानाशाही क्या होती है, भ्रष्टाचार क्या होता है, उन्होंने देखा है दशकों के। 10 सेकंड में थोड़ा आलोक जी को रिप्लाई दूंगा। बोलिए। 10 सेकंड प्लीज। आलोक जी, मैं आपकी 2 बातों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रख रहा हूं। कांग्रेस का संबंध ना हिंदुस्तान की जनता से है, जिसके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है, क्योंकि जब किसानों का आंदोलन था तब भी किसानों के साथ कांग्रेस ही खड़ी होती थी, और आज टीवी पे बैठकर भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, उनकी व्यवस्था और उनके समर्थक उन्हीं किसानों को पाकिस्तानी, खालिस्तानी और कनाडाई फंडिंग वाला कहते थे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने जो जिक्र किया कि कब क्या हुआ, इससे मतलब नहीं, हम 2025 में जी रहे हैं साहब, वर्तमान में जी रहे हैं।
जहां सारी लड़ाई जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो जमीन की कर रही है, उन बहुमूल्य जमीनों की। आपकी बात में मुझे ऐसा इसलिए नहीं हो रही शिवराज जी, आप अगर ये कहते हैं ना कि पूरा हिंदुस्तान आपका और हिंदुस्तान की जनता से आप लोग जुड़े हुए हैं, तो ये बात वहां सटीक बिल्कुल नहीं बैठती। ये बात बिल्कुल सटीक नहीं बैठती, क्योंकि जहां जहां आपकी सरकारें रही, जब वहां क्राइम होता था तो आपकी पार्टी का कोई नेता नहीं बोलता था, और दूसरे राज्यों में अगर बहन बेटियों के साथ कुछ हो जाता था उस पर बड़े बड़े लीडर ट्वीट करते थे। ये मैं इसलिए नहीं मान सकती। हालांकि अब तो चीजें वाकई बदल गई हैं, अब तो जगह जगह बीजेपी की सरकार जीत गई है, लेकिन जिस वक्त राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी चीजें कैसी थी वो पता था। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी और वहां कोई क्राइम हो जाता था उस पर कोई कुछ नहीं बोलता था, कोई कुछ नहीं बोलता था। लेकिन वही चीज अगर यूपी में हो जाए तो कांग्रेस के लीडर पूछते हैं, सहूलियत से सवाल करते हैं, सहूलियत से जनता को अपना बनाते हैं, सहूलियत से होता है ये सब कुछ, सहूलियत से। सहूलियत, बनारस का नाम आपने सुना है? एक हिंदू बच्ची के साथ 26 लोगों ने गैंगरेप किया। आपने नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा? इससे पहले बीएचयू के लड़की के साथ बीजेपी के पदाधिकारियों ने गैंगरेप खबर चली है, वो खबर चली है, जो लोग अरेस्ट हुए हैं वो भी चला है, खबर चली है और जो लोग अरेस्ट हुए हैं वो भी चला है। ये बहुत बेमतलब सी बातें हैं। अगर कहीं भी किसी भी जिले का कोई भी नेता होगा सीधा आप उससे सवाल करेंगे क्या? किसी भी शहर का कोई सांसद होगा सीधा आप उससे सवाल करेंगे क्या? क्या हिरार्की ये कहती है? क्या हिरार्की ये कहती है? हिरार्की क्या है? हिरार्की क्या है? कहीं भी कोई क्राइम हो जाएगा सीधा आप उस सांसद से या विधायक से सवाल करेंगे क्या? पुलिस काम करेगी ना। हिंदू मुसलमान सुभ्रांश जी, अगर ऐसे मुद्दे आप लेके आएंगे, रहने दीजिए, रहने दीजिए। सहूलियत के हिसाब से सवाल उठते हैं। वही अगर आपकी सरकार में चीजें हो जाएं तो आप कहते हैं सरकार की इसमें जिम्मेदारी नहीं है। रहने दीजिए, रहने दीजिए, वापस से टॉपिक पे आ जाइए। सहूलियत की राजनीति मैंने सभी पार्टियों की देखी है, ठीक है। अगर अपने राज्य में अगर कोई घटना हो जाए तो कोई नहीं बोलता, दूसरे राज्यों में हो जाए तो उछल कर उस पर सवाल होते हैं। दूसरे राज्यों से और दूसरे सांसदों से बहुत सवाल होते हैं। उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को बुला के क्या कहा? सारी जनता को एक जैसा रखा कीजिए, ठीक है। क्राइम होता है, चाहे वो कहीं भी बहन बेटियों के साथ में हो, चाहे वो कहीं भी बहन बेटियों के साथ में हो। वहां ये मत देखिए कि कौन नेता है और कौन नहीं है। लड़की है उसके साथ गलत हुआ है, यहाँ तक रहा कीजिए। और अगर ऐसा ही देखते हैं तो फिर देखिए कि राहुल गांधी के वहां क्या हो रहा है, प्रियंका गांधी के वहां क्या हो रहा है, वो भी देखा कीजिए, उस पर भी सवाल किया कीजिए। हिमांशु जी, हिमांशु जी मुझे ये बताइए, ठीक है, इलॉजिकल बातें करेंगे तो मुझे गुस्सा आएगा ना फिर। आप लोग ये सहूलियत के हिसाब से देखते हैं कि क्राइम कहाँ हो गया तो कहाँ से सवाल करना है। योगी आदित्यनाथ सरकार की पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था, आपने देखा था यूपी में पहले क्या होता था? आपने देखा था यूपी में क्या होता था? शुभ्रांश जी, शुभ्रांश जी, मैं यूपी में पली बड़ी हूँ, मैं यूपी में पली बड़ी हूँ, मैंने बचपन देखा है, मैंने स्कूलिंग वहां से की है, ठीक है। मुझे मत बताइए यूपी में क्या थी कानून व्यवस्था, मुझे मत बताइए, मैं यूपी से आती हूँ, देखा है मैंने लॉ एंड ऑर्डर, समाजवादी पार्टी का टाइम का भी देखा है, उससे पहले का भी देखा है। मुझे मत बताइए, मुझे मत बताइए। चीजें सुधरती हैं और धीरे धीरे सुधरती हैं और बहुत सुधरी हैं, लेकिन अगर एक एक घटना को लेकर बैठेंगे ना तो ऐसे बाकी स्टेट में भी देखिए और वहां भी देखिए जहां कांग्रेस की सरकार है। रहने दीजिए, रहने दीजिए, आप रहने दीजिए। आप सहूलियत के हिसाब से सवाल करेंगे तो नहीं दूंगी जवाब। सहूलियत के हिसाब से सवाल नहीं, सहूलियत के हिसाब से सवाल नहीं। हिमांशु जी, क्या डिबेट करेंगी आप? तो मतलब एंकरिंग कर रहे हैं ना, आप तो खुद उलझ गए उसी में। ठीक है, आप ठीक है, आप लोग आपस में लड़िए। क्या कह रहे हैं? भाजपा के प्रवक्ता को हटा दीजिए, आप ही काफी हैं। सोच समझ कर बोलिए, मैं आपको भी हटा सकती हूँ। सोच समझ कर बोलिए, मैं आपको भी हटा सकती हूँ। सोच समझ कर बोलिए, आपको भी हटा सकती हूँ। सोच समझ कर बोलिएगा, मुझसे मत उलझिएगा, मुझसे मत उलझिएगा, मुझसे मत उलझिएगा, मुझसे मत उलझिए। आप गलत बोलेंगे मैं बोलूंगी, आप गलत बोलेंगे मैं बोलूंगी, आप कहेंगे बहुत अच्छा है, आप बोलेंगे मैं यूपी से आती हूँ, मुझे पता है वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा और क्या होता रहा है। सोच समझ कर बोलिए, सोच समझ कर बोलिए और मर्यादा में रहकर बोलिए। आप लोग आपस में रहते रहिए, लड़ते रहिए। राधा मोहन दास अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है वक्फ संशोधन बिल को लेकर, एक बार सुन लेते हैं। मत करिए नौकरी मेरी। मुसलमानों का एक दुर्भाग्य है कि 75 साल में मुसलमानों के लिए वास्तविक रूप से समर्थक कोई पार्टी आई ही नहीं। अगर समर्थक पार्टी आई होती तो मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम करती है। ये नेता क्या चाहते हैं? मुस्लिम कभी पढ़े नहीं, मुस्लिम मोची रहे, मुस्लिम धोबी रहे, मुस्लिम वेटर रहे, मुस्लिम रफूगर रहे, मुस्लिम पेंटर रहे,
मुस्लिम बहरा रहे, मुस्लिम बाजा बजाने वाला रहे, ये टायर पंचर बनाने वाला रहे, ये मुसलमान को बस उतने ही काम तक सीमित रखना चाहते हैं। और इन्हें ये बताते हैं कि देखो तुम्हारी दुश्मनी हिंदुओं से है, भाजपा हिंदुओं की पार्टी है, तुम्हारी दुश्मन पार्टी है, हम तुम्हारे अकेले सरमाएदार हैं, इसलिए तुम जब भी वोट करने जाओ तो हमको वोट करने जाओ। इसको मुसलमानों के समर्थक पार्टी नहीं कहते हैं, इसको मुसलमानों के वोट के लुटेरी पार्टी कहते हैं। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, डीएमके हो, राजद हो, जितनी भी पार्टियां हैं, एक पार्टी जो खत्म हो गई, आप पार्टी खत्म ही हो गई, दिल्ली से गई तो सब जगह से गई। ये सारी पार्टियां, ये सब मुस्लिम वोटों के बिजनेसमैन हैं। बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल जी को सुना, उन्होंने बताया कि किस तरीके से लोगों को भड़काने का काम हो रहा है और उस भड़काने का जो असर है वो सड़कों पर दिख रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में अगर मंत्री खुलेआम कह रहे हैं हिमांशु जी कि लोग सड़कों पर आएंगे, बड़ा आंदोलन होगा, तो इससे कैसे निपटेंगे? क्योंकि पश्चिम बंगाल तो वैसे ही बड़ा सेंसिटिव है, कभी भी बीजेपी टीएमसी आमने सामने भिड़ जाते हैं और हिंदू मुसलमान भी आपस में भिड़ते हैं। अरे मेरा देखिए, मैं तो ये कहूंगा अभी तो काफी टकरार हो गई। अरे फाजिल भाई आपका समय आएगा, आराम से बोले, मैं आपको उनकी आदत है, उन्हें आज से नहीं देख रही मैं, उनकी आदत है बीच में, पूरा समय दूंगा फाजिल, उनकी आदत है बीच में, आपका समय आएगा, मैं आपको अपने हिस्से के 10 मिनट दे दूंगा बोलने के लिए। अभी चुप रहे आप एक सेकंड। मैं तो आपकी तारीफ करने के लिए बोलने आ रहा हूँ कि अपने देश में इतनी खूबसूरती, आवाज नीचे कीजिए जरा इनकी, फाजिल अहमद की आवाज नीचे कीजिए, बहुत बीच में बोल रहे हैं। आप बोलिए हिमांशु जी। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, अपने देश की इतनी खूबसूरती है कि ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी के प्रवक्ता जो है झा साहब बनकर बैठे हुए हैं, जिसकी पार्टी के नाम में ही मुस्लिम हो, उसका प्रवक्ता झा है। तो यही अपने देश की जो है एक मतलब खूबसूरती है। अब बताइए, इस खूबसूरती के बीच दिक्कत कौन ला रहा है? इस खूबसूरती के बीच यही लोग दिक्कत ला रहे हैं। अरे भाई, जब हमने वक्फ संशोधन बिल में ये डाल दिया है जब से कि 2 महिलाएं, अरे भाई 2 महिलाओं को अगर बोर्ड में डाल दिया है तो महिलाओं के आने से क्या दिक्कत हो रही है? ये पेट्रियार्की मानसिक विचारधारा कब तक चलेगी? अगर हमने बोल दिया है कि लोअर कास्ट मुस्लिम को हम इंक्लूड करेंगे, दलितों को इंक्लूड करेंगे, आगा खानी और बोहरा के लिए हम सीट रखेंगे, तो इससे इनको दिक्कत हो रही है कि ये आगा खानी और बोहरा कैसे जेपीसी में विपक्षी लीडर्स की सुनी नहीं गई थी क्या? दलितों की इज्जत ही नहीं है। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक मिनट पूरी बात होने क्या जेपीसी में जो विपक्षी लोग थे उनकी सुनी नहीं गई थी क्या? नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि यही इनकी समस्या है कि महिलाओं को और दलितों को कैसे इंक्लूड कर दिया गया है। जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये सोफा तक नहीं दे सकते हैं तो बाकी इनसे क्या उम्मीद की जाए? अरे भाई, इनके ओवैसी साहब जो हैं खुद बैरिस्ट्री करके आए हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, रॉकफोर्ड में कहां पढ़ के आए हैं, और लड़कों को बोलते हैं मदरसे में पढ़ो जहां सिखाया जाता है कि धरती चपटी है। अरे भाई, पढ़ाना है तो उनको भी बोलो ना कैम्ब्रिज पढ़ाएं अपनी जेब से। अगर तुमको मुस्लिमों को बढ़ाना है तो उनको पढ़ाई करवाओ, मुझे ये समझाइए हिमांशु जी, मुझे समझाइए उनको लड़ाना है। हिमांशु जी, मुझे समझाइए कि जेपीसी में जो पक्ष विपक्ष दोनों ही तरफ के लीडर्स थे, उनकी सहमति इस बिल को लेकर क्यों नहीं बन पाई? वहां क्या चर्चा नहीं हुई और वहां क्या उनकी आपत्तियों को या उनके संशोधनों को सुना नहीं गया? दूसरी एक बात मुझे बताइएगा, अगर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स ये कह रहे हैं कि किसान कानून आपने थोप दिया किसानों पर, फिर वो आंदोलन में बैठे, फिर वापस लेना पड़ा, तो क्या वही नौबत नहीं आ रही है? क्या पहले ही लोगों से बात नहीं की गई क्या? देखिए, बात पूरी की गई और ये कमेटियां बहुत पहले से बनी हुई थी। मैं बता रहा हूं, इसमें कुछ लोगों को समस्या आ रही है, ये पूरी कमेटी को नहीं है। मेरी खुद पसमिंदा समाज की महिलाओं से बातचीत हुई थी, उन्होंने बोला था कि वो 3 तलाक से भी ये लोग ये बोल रहे थे कि दिक्कत होगी, सबने खुशी खुशी ले लिया, इससे भी ये लोग कह रहे हैं। कुछ भ्रष्ट लोग हैं। अब ये बताइए, ये लोग कह रहे हैं नफरत फैला रहे हो। जेपीसी में अभी हम पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। अभी ये लोग कहते हैं कि भैया जो है डेमोक्रेसी जीत गई है, आपको 2 बैसाखी लेने पड़े हैं, ये कमेंट मारने ये लोग आ जाते हैं। लेकिन जब सबकी सहमति से हम बिल को पास करते हैं तो कहते थोप दिया गया है। अरे भैया, अगर हमारी 450 सीटें होती और हम किसी से बिना पूछे कर देते, ये दावा कर देते, ये पास करा देते, तब तो बात थी। आपके ही कुछ लोगों ने जो है हमारा साथ दिया है। अब आप ये अपने लोगों से जाके पूछें, और ये जो है प्रो इस्लामिक है। मैं बता रहा हूं उनकी सोच क्या होती है। जब ओवैसी कहते हैं कि 15 मिनट दे दो हम खत्म कर देंगे, उनके भाई बोलते हैं 15 सेकंड दे दो हम हिंदुओं का सफाया कर देंगे, 15 सेकंड चाहिए।
तो ये मोहब्बत फैला रहे हैं, ये मोहब्बत फैला रहे हैं। और अगर हम पसमंदा समाज, भड़काऊ बयान तो बीजेपी के लीडर भी बहुत देते हैं वैसे हिमांशु जी, भड़काऊ बयान तो बीजेपी के लीडर भी खूब देते हैं। ये बोलते हैं योगी चले जाएंगे मठ में तो कौन रहेगा, ये प्यार बहला रहे हैं। और हम अगर मुस्लिमों को अनाज दे रहे हैं, पीएम आवास योजना में घर दे रहे हैं, उनकी शिक्षा बढ़ा रहे हैं, उनको सीबीएसई बोर्ड में दाखिला करा रहे हैं, तो ये नफरत फैलाई जा रही है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि आप मुसलमानों को विकास के रास्ते पर ला रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं आप मुसलमानों को विकास के रास्ते पर ला रहे हैं। जो बात यहाँ जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी हैं, लीडर्स हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रही। मनमोहन झा, एक आखिरी लाइन में बोल देता हूँ, एक आखिरी लाइन है। इनकी पूरी विचारधारा ये है कि ये वही लोग हैं जो बोल रहे हैं कुंभ का खर्चा मनमोहन झा जी, मनमोहन झा जी, मनमोहन झा जी, क्या ऐसा ही है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? और दूसरा मुझे ये भी समझाने की कोशिश कीजिएगा। मुझे एक मिनट मैं बोल लूं पहले। 3 तलाक का विरोध भी हुआ, लेकिन 3 तलाक का महिलाओं ने बड़ा स्वागत किया था, मुस्लिम महिलाओं ने तो फूल तक बरसाए। दूसरा मुझे ये भी बताइएगा, जहां जहां मुस्लिम बहुल इलाके थे वहां भी अगर बीजेपी जीत जाती है, अगर एक ही घर से आधा वोट बीजेपी को चला जाता है जिसमें कि महिलाओं की संख्या ज्यादा है, तो इसे कैसे देखें? खास तौर से क्या मुस्लिम महिलाओं को बीजेपी पसंद आ रही है और बीजेपी के फैसले पसंद आ रहे हैं, और कुछ लोग अभी भी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हैं? क्योंकि देखिए ना, दिल्ली में मुस्लिम बहुल इलाकों में भी बीजेपी जीत गई। कैसे? 3 तलाक को लेके पीठ थपथपाने वाली ये सरकार आज उस 3 तलाक कानून के बाद जो हमारी बेटियां, हमारे देश की बेटियां जो दंश झेल रही है, उसे धरातल पे महसूस सरकार नहीं कर रही है ना। ये कानून से कोई लाभ उसे मिल क्या दंश है? 3 तलाक खत्म होके कौन सा दंश है, मुझे बताइए। धरातल पे आज जो उनका अपना इस धार्मिक पैटर्न है उसी पे वो चल रहे हैं। या अगर कोई बेटी चली जाती है पुलिस में तो उसका काउंसलिंग होते होते ही न जाने उसका क्या हाल हो जाता है। क्या आप समझ पा रही हैं कि जाते ही पुलिस सुन रही है, क्या आप समझ पा रही हैं कि जाते ही उसको न्याय मिलने का काम होता है? ऐसा कहीं कुछ नहीं है, और सिर्फ परेशान करने की नीयत से इस कानून को लाया गया। अब रही बात, बड़े भाई शुक्ला जी ने बड़ी बारीकी से हम सबको बढ़िया समझाने का प्रयास किया कि हम विपक्षी सिर्फ मोदी जी का विरोध करते हैं। अरे मोदी जी का विरोध नहीं करते, मोदी जी के गलत कार्यों का विरोध करते हैं। मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर होने के नाते उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जब आदरणीय गृह मंत्री जी जब खड़े होकर के कहते हैं कि इस कानून को मानना होगा, ये शब्द क्या कहता है? तानाशाही चल रही है। यह अभी अग्रवाल जी का आपने सुनाया, अग्रवाल जी ने कौन से शब्दों का प्रयोग किया था कि कुरान में पूरा पढ़ रखा हूं, कुरान में जो जो लिखा है अगर मैंने कह दिया तो मार हो जाएगा। अरे भैया, क्या लिखा है कुरान में ये बता दो। कौन सी ऐसी धार्मिक पुस्तक है जिसमें कौन सा ऐसा शब्द लिखा होगा जिसकी वजह से मार हो जाए? तो ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। मुसलमानों की अच्छाई तो गिनाने का कार्य नहीं करता कि भाई अगर आज हम परमाणु शक्ति संपन्न हुए तो वही अब्दुल कलाम साहब थे। अगर आज हम, उन्होंने ये कहा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी और उनके जो लीडर्स हैं वो मुसलमानों को आगे बढ़ना देना नहीं चाहते। वो ये कह रहे थे कि मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, वही टायर पंक्चर की दुकान करना, वही छोटा मोटा काम करना, बस ये चाहते हैं पॉलिटिकल लीडर अपने फायदे के लिए कि लोग पढ़े नहीं, विकास ना करें। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा आपसे कि 40 वर्षों तक कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन हमारे मुसलमान भाइयों को मुख्य धारा से जोड़ने में वो विफल रहे। उसी का नतीजा है कि आज हिंदुस्तान की राजनीति में कांग्रेस गौण हो चुका है। लेकिन क्या वही काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगा? जो भारतीय जनता, अब कभी कभी तो सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पीछे से छुरा मार रहा था और भारतीय जनता पार्टी सीने पे छुरा मारने का कार्य कर रहा है। तो हिंदुस्तान के मुसलमान को तो कहते हैं जिस पे किया मुसलमानों ने भरोसा, उसी ने इनको लूटा है। किसका किसका नाम बताए? कभी सपा ने, कभी बसपा ने, कभी कांग्रेस ने, कभी आरजेडी ने, कभी ममता जी ने। ओवैसी जी ने तो स्कूल खोला, ओवैसी जी ने तो अस्पताल खोला, ओवैसी जी ने तो, आप हैदराबाद जाके देखिए, हिंदुस्तान में है कोई ऐसा विधायक जो अपने पॉकेट से 50 लाख रुपए महीना शिक्षकों को सैलरी देता हो? है कोई हिंदुस्तान में ऐसा विधायक जो 1 करोड़ रुपए का फ्री मेडिकल देता हो? आप हमारे नेता का काम करने जो अच्छाई है उससे भी गिनाने का कार्य करें। और बड़े भाई 15 मिनट की बात कर गए, माननीय जी
15 मिनट पे माननीय न्यायालय ने हमारे नेता को बरी किया है। हमारा नेता फायर ब्रांड है, हक और सच की बात बोलता है और सीना ठोक के बोलता है। ठीक है, मैंने सुन ली आपकी। अब इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ तो सड़क पर आंदोलन हो रहा है, सड़कों पर लोग आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। सुप्रीम कोर्ट जहां पर 16 तारीख को इस मामले की सुनवाई होगी, उससे पहले विष्णु शंकर जैन जो कि सीनियर एडवोकेट हैं इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। वक्फ बोर्ड को लेके भी आगामी 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और उस सुनवाई में हम लोग भी भाग लेने वाले हैं। और साथ ही साथ वक्फ को लेके जो असीमित अधिकार अभी भी दिए हुए हैं और जो कुछ प्रोविजंस बचे हैं जो असंवैधानिक हैं, उसको लेके हम लोग भी वक्फ एक्ट 1995 को चुनौती देने वाले हैं। और साथ ही साथ जो वक्फ एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2025 आया है उसके काफी प्रावधानों का हम पूर्णतः समर्थन करते हैं। बहुत बढ़िया एक्ट आया, अच्छा एक्ट आया है और जो चीजें रह गई हैं उसको लेके हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ध्यान आकृष्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें अब इसलिए भी हैं क्योंकि एक तरफ तो ये कानूनी शक्ल ले चुका है, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से अभी तक की चीजें सामने आई हैं, शुभ्रांश रॉय जी आप जो कहना चाह रहे थे, क्योंकि आप रिएक्ट करना चाह रहे थे, अपनी बात भी कहिएगा, साथ ही मुझे बताइएगा कि संसद में जो लड़ाई होती है वो लोगों तक पहुंचती है, फिर सड़क पर जो चीजें आ गई हैं उसमें भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। क्या ऐसा लगता नहीं कि जरूरी मसलों से ध्यान हट जाता है, जरूरी मसले हाथ से निकल जाते हैं और उलझ कर रह जाते हैं इन चीजों में आप लोग? रचना, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं। जरूरी मुद्दे हैं ना, इस देश में बेरोजगारी सबसे बड़ा जरूरी मुद्दा है, इस देश में महंगाई सबसे बड़ा जरूरी मुद्दा है जिसपे बात नहीं हो रही है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय ने जिक्र किया कि 70 सालों में क्या हुआ, अगर इन सरकारों में पढ़ लिख कर कोई मुसलमान अच्छा पत्रकार बन जाता है और सरकार की आलोचना कर देता है तो ये सरकार या तो उसको जेल में डाल देती है या उसकी नौकरी खत्म कर देती है। 100 से ज्यादा उदाहरण है मेरे पास बताने को अभी तो। और या फिर अगर वो विरोध करती है तो जहां से वो उत्तर प्रदेश से आते हैं अग्रवाल जी, वहां पे बुलडोजर चल जाता है। बात ये नहीं है, सम्मान करना और अपनों के बीच में प्रेम भरना, यही है सौहार्द, यही संविधान हम सबको एक दूसरे के साथ जोड़कर कहता है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है रचना, कानून बना है, दोनों लोकसभा विधानसभा में पास हुआ है, सॉरी लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ है। हमारे पास लोकतांत्रिक अधिकार है उसके विरोध करने का, हम अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। वहां नंबर हमारे साथ नहीं था, नरेंद्र मोदी सरकार ने बिल पास कर लिया, उसकी जो कमियां है उसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। लेकिन हम क्या विरोध भी ना करें? सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम विरोध भी? वो तस्वीर बड़ी अच्छी लगी थी शुभ्रांश जी, अभी राहुल गांधी पहुंचे थे ना बिहार में, व्हाइट टी शर्ट में पहुंचे थे, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था, युवाओं के साथ रहे थे और कहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुटना, पलायन रोकना है और यहीं पर रोजगार के साधन होने चाहिए, फैक्ट्रियां लगाए सरकार। बड़ा अच्छा लगा था, युवाओं की बात की थी, बेरोजगारी की बात की थी और लोगों की भीड़ भी बहुत ज्यादा जुटी थी। ऐसा कुछ क्यों नहीं करते आप? ऐसा कुछ क्यों नहीं करते? इस देश में बेरोजगारी नंबर 1 पे है, भ्रष्टाचार नंबर 1 वही तो मैं कह रही हूँ, जरूरी मसलों से ध्यान हट जाता है। आप जानते हैं जब वक्फ संशोधन बिल पास हुआ था, आप जानते हैं जब वक्फ संशोधन बिल पास हुआ था, कई मुस्लिम संगठन ही सड़कों पर आकर जश्न मना रहे थे। आप जानते हैं, अधिकार है, लेकिन एजेंडा डिरेल करने के लिए हिंदू मुसलमान पे चर्चा हो रही है। आप मुझे बताइए, जब वक्फ संशोधन बिल पास हुआ था ना, कई मुस्लिम लोग सड़कों पर आकर जश्न मना रहे थे। मुस्लिम वैसे भी संख्या में कम है, इसमें भी वो अलग अलग बट गए, अलग अलग ऐसे बट गए कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा और कुछ लोग इसके समर्थन में आकर जश्न मना रहे हैं। मतलब आप गलत मसलों पर अड़कर चीजें यहाँ दिग्भ्रमित हो रही हैं। मैं वो कह रही हूँ कि जरूरी मसलों से हटकर अगर इसी में उलझ कर रह जाएंगे तो टाइम भी जाया होगा, क्योंकि यहाँ तो लोग ही बट गए हैं आपस में, कुछ लोग समर्थन में है, कुछ लोग विरोध में है, कुछ लोग एकदम न्यूट्रल हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता वक्फ संशोधन बिल से। पूरा समाज और पूरा देश विरोध में, चंद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके कर्मचारी जिनको भारतीय आपने अभी क्या कहा मनमोहन जी, अभी आपने क्या कहा? आंदोलन होगा, हिंसात्मक होगा, अहिंसात्मक। ओके, ठीक है, ठीक। मतलब आप कह रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से विरोध होगा और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन आगे बढ़ेगा। हिमांशु जी, अगर ये विरोध यूं ही चलता रहा तो क्या किसान आंदोलन जैसी नौबत आएगी और क्या फिर वापस लेना होगा बिल? मैं इसका विस्तार में बताता हूँ। शुभ्रांश जी यहाँ पे आगे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये नहीं सुना गया, वो नहीं सुना गया। बड़ी बात तो हर कोई कर रहा है। लीडर है कांग्रेस की, सुनिए, बहुत महान लीडर है कांग्रेस की, जब वक्त पे चर्चा हो रही थी तो वो थाईलैंड में था, वियतनाम में था, पता नहीं कहाँ नहीं था,
अरे भैया तुम्हारे पार्टी का लीडर तो चर्चा में आता नहीं है, विदेश घूमता रहता, पहले जाके उसको समझाओ, फिर रोडों पे आंदोलन करना, टीवी में आके बोलना। जिसकी जिम्मेदारी है करने की, वो थाईलैंड वियतनाम घूमेंगे और इधर इनके प्रवक्ता आके बोलेंगे हम आंदोलन कर देंगे, हम ये कर देंगे। अरे भैया घर के लोगों को समझाओ, फिर इधर आके बात करना। इस बात से सहमत हूँ, घर के लोगों को समझाओ। सबसे बड़े नेता बैंकॉक जाने की तैयारी, सबसे बड़े नेता, ठीक है, सबसे बड़े नेता को सीट ठीक नहीं है, देते हो, ठीक है, पार्टी ठीक के है, अध्यक्ष को कटाक्ष सीट करते नहीं रहिए देते हो। आपस में, कटाक्ष करते रहिए। जब दूसरे की कमी निकालें तो अपनी कमियों की तरफ भी देखिए। और ये मैं हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के लिए बोल रही हूँ जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, ये सब पॉलिटिकल पार्टी के लिए। जब आप दूसरे की कमी निकालते हैं तो आपकी खुद की कमियां दिखने लगती हैं, उजागर होने लगती हैं, उस पर भी ध्यान दीजिए। भड़काऊ भाषण भी हर पार्टी के नेता कहते हैं, आरोप प्रत्यारोप भी हर कोई कह रहा है, लेकिन जरूरी मसलों पर बात होनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखिए। बेवजह लोगों को भड़काने की कोशिश ना हो। बहुत शुक्रिया आप सभी का, हिमांशु जी, शुभ्रांश जी, मनमोहन जी, आलोक मेहता सर भी जुड़े हुए थे और फाजिल अहमद भी हमारे साथ में थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। आप वक्फ संशोधन बिल को लेकर जगह जगह जो विरोध हो रहा है, इसी विरोध के बीच में लोगों की संख्या बड़े स्तर पर सड़कों पर आई भी, और इस विरोध प्रदर्शन को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा, एक बार सुन लेते हैं। करे प्रोटेस्ट जितना कर सकते हैं, आजाद वतन है, करिए जितना कर सकते हैं। अरे वो जो कोर्ट में जा रहे हैं, और क्या चाहिए आपको, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इसका मुकाबला करने। कर सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर ऑलरेडी हैं। फिलहाल आगे बढ़े।